प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी, जिसमें हमारे पास प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कुछ पार्ट हमने 1% कंपनी के बारे में भी किया था। आज ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है 1% कंपनी के लिए। तो 1% कंपनी क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो एक ही पर्सन शेयर होल्डर है, एक ही पर्सन डायरेक्टर है, ऐसी कंपनी को हम 1% कंपनी कहते हैं। जिस कंपनी में 1% एज ए मेंबर है, ऐसी कंपनी को हम 1% कंपनी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ZZK ऑफ द इंडियन कंपनी बिल 2009 के अकॉर्डिंग। ये 2009 के अकॉर्डिंग क्यों है, यहाँ पर भी डिस्कशन करते हैं। हमारे पास इंडियन कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। उस बिल में, उस एक्ट में हमारे पास सेवरल रीजन से हमने 1% कंपनी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं था। बाद में द कंपनीज बिल 2012 पास हुआ लोकसभा में और एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1% कंपनी का। इस तरह से 1% कंपनी एग्जिस्टेंस में आई और फिर बाद में इंडियन कंपनी एक्ट 2013 भी बना। 1% कंपनी किस लिए, किस कारणों से 1% कंपनी बनाई गई, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मेकिंग दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं, कंपनी से पहले हमारे पास बहुत सारे टाइप के बिजनेस हैं, जिसमें हमारे पास सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप। अगर हम बात करें पार्टनरशिप में तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो जाते हैं, बट सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ही पर्सन होता है। क्योंकि यहाँ कंपनी 1% कंपनी है तो हम 1% की बात करते हैं, मीन्स सोल ट्रेडर की बात करते हैं। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, सोल ट्रेडर होता है। क्योंकि वो सोल ट्रेडर है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते और विश्वास ना करने के चलते उसे लोन देने से हेजिटेट करते हैं, उसे माल उधार देने से हेजिटेट करते हैं। इस वजह से हमें 1% कंपनी बनाने की जरूरत पड़ी। अब सोल ट्रेडर जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो अकेला ही बिना किसी पर्सन को ज्वाइंट किए कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अपने आप को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है, और जिससे उसकी ट्रस्ट जो है लोगों का उस पर बढ़ेगा और कल को वो बैंक से भी लोन ले पाएगा। इस तरह से वो एक ट्रस्ट वर्दी बन गया है। दूसरा हमारे पास रीजन है स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। गलत रीजन से प्राइवेट कंपनी बनाने को रोकना। पहले क्या होता था, देखिए, एक सोल ट्रेडर में और एक कंपनी में बड़ा फर्क होता है। एक सोल ट्रेडर की जहां अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक पर्सन पहले क्या करता था, किसी एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाता था, वो कम हिस्सा कंपनी में कम हिस्सा लेता था और खुद के पास ज़्यादा हिस्सा रखता था। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2% का होना जरूरी है। ऐसे में वो प्राइवेट कंपनी बना लेते थे। एक्चुअल में मालिक कौन रहेगा? वो अकेला पर्सन ही रहेगा, सारी भाग दौड़ वो ही संभाल रहा है, सारे डिसीजन भी वो ही ले रहा है। तो दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए। इस रीजन से लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को प्राइवेट कंपनी दिखा रहे थे और इसका यूज कर रहे थे। बट अब 1% कंपनी बनाकर वो अपनी इस तरह की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उन्हें इलीगल वर्क के लिए या फिर अननेसेसरी अपने रॉन्ग मीन के लिए, गलत काम के लिए उन्हें जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी बनाएं। अपने इसी उद्देश्य को वो 1% कंपनी बनाकर भी पूरा कर सकते हैं। देखिए, एज already clear that formation of private company at least 2 persons are must। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2% का होना जरूरी था। नाउ ए सिंगल पर्सन वांट टू फॉर्म प्राइवेट कंपनी, तो वो क्या करता था, वो किसी अदर पर्सन को मिनिमम पार्टनरशिप देकर कंटिन्यू कर लेता था, अपने साथ मिला लेता था। इससे क्या होता था, प्राइवेट कंपनी बन जाती थी, जहां पर कम इनटू 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स के साथ प्राइवेट कंपनी बन जाती थी। हियर इट इज सीन दैट कंपनी वाज बीइंग रन बाय 2%। हमें दिखाई तो दे रहा है कि कंपनी 2% चला रही है, बट एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 1% ही रियल ओनर है, असली मालिक सिर्फ एक ही पर्सन है।
इस तरह से हमारे पास रॉन्ग प्रैक्टिस के लिए प्राइवेट कंपनी को यूज किया जा रहा था, बट अब हम 1% कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से उस पर्सन को किसी और के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, वो अकेला पर्सन भी हर प्रकार के डिसीजन ले सकता है और प्राइवेट कंपनी बना सकता है। एक प्राइवेट कंपनी क्यों बोल रहा हूं, काफी बार प्राइवेट कंपनी को जो राइट्स मिलते हैं उसी तरह से 1% कंपनी को राइट्स मिलते हैं। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए, जहां पर फीचर्स ऑफ 1% कंपनी है, 1% कंपनी के बहुत सारे फीचर है। सबसे पहले तो 1% इज रिक्वायर्ड, यहां पर सिर्फ एक ही पर्सन रिक्वायर्ड होता है। 1% कंपनी अलोन कैन बी रजिस्टर्ड, वो पर्सन, सिर्फ अकेला पर्सन ही 1% कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है अपने नाम से और चला सकता है। जैसे कि वो एक पर्सन है तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी नॉमिनेशन में, वो नॉमिनेशन के लिए कुछ क्या करेगा, आगे की बात करते हैं। स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, इसे प्राइवेट कंपनी के जैसे स्टेटस मिलता है। द स्टेटस ऑफ 1% कंपनी इज लाइक ए प्राइवेट कंपनी, इट इंप्लाइज दैट 1% कंपनी हैज ऑल गेट द एक्सेप्शन एंड प्रिविलेजेस, हर प्रकार की छूट और हर प्रकार के बेनिफिट जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं वो सभी बेनिफिट 1% कंपनी को भी मिलते हैं। बट जैसे कि हमारे पास सोल ट्रेडिंग में और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन का। सोल ट्रेडिंग जो है वो परपेचुअल सक्सेशन नहीं रखता, जैसे मालिक की डेथ होने के बाद या फिर उसके आगे आने वाली संतानें नहीं चाहती इस बिजनेस को चलाने में, तो हो सकता है वो बिजनेस बंद हो जाए। बट 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। 1% कंपनी परपेचुअल सक्सेशन रखती है, मीन्स 1% कंपनी चलती जाएगी और इसके लिए एक पर्सन का नॉमिनी होना जरूरी है। जहां पर क्या होगा कि 1% कंपनी चलाने वाला किसी एक पर्सन को नॉमिनी बनाएगा। इन केस अगर मेन मेंबर की डेथ हो जाती है या इनएबिलिटी शो होती है तो जो मरने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन रहेगा, वो मेंबर रहेगा, नॉमिनेटेड पर्सन रहेगा, वो पर्सन ही इस कंपनी को चला सकता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 1% कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एक यहाँ पर नॉमिनेटेड पर्सन की एक रिटन कंसेंट जो है भेजी जाएगी रजिस्ट्रार और कंपनी को। इस तरह से एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा। हमारे पास फोर्थ फीचर ये है ज्वाइंट होल्डर। अब देखिए, ज्वाइंट होल्डर का मतलब क्या है, जब दो से ज्यादा लोग एक अकाउंट को होल्ड करते हैं, एक अकाउंट को चलाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान से ज्यादा पर्सन अगर ज्वाइंटली कंपनी को चलाते हैं तो वो एक से ज्यादा पर्सन माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको हम 1% की तरह ही ट्रीट करेंगे। इन दी 1% कंपनी ओनली 1 पर्सन इज ओनर ऑफ द ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। हर प्रकार के शेयर का सिर्फ एक ही मालिक होता है। बट 2 पर्सन विश टू बिकम द ज्वाइंट होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर कोई दो लोग चाहते हैं कि वो मिलकर इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बट इनको हम एक ही ट्रीट करेंगे क्योंकि वो ज्वाइंट होल्ड कर रहे हैं, ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं। एक ही पर्सन उनको कंसीडर किया जाएगा, रिगार्ड्स एज 1 मेंबर, उनको एक मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिफ्थ हमारा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट फीचर है जहां हम देखते हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस में एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। मींस अगर फर्म को लॉस होता था तो उसे अपना प्राइवेट पैसा भी बिजनेस में लगाना पड़ेगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में एक मेंबर की लायबिलिटी हमेशा ही लिमिटेड होती है। यहां पर 1% कंपनी के केस में एक पर्सन की लायबिलिटी कितनी रहेगी, अप टू हिज इन्वेस्टमेंट, यानी उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतनी ही उस पर्सन की लायबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाएगी। इस तरह से कंपनी के केस में यानी 1% कंपनी के केस में एक मेंबर की लायबिलिटी जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। आगे हमारे पास है स्पेशल वर्ड विद द नेम। जैसे प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाना जरूरी है, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाना जरूरी है, उसी तरह 1% कंपनी के नाम के पीछे 1% कंपनी लिखा जाना जरूरी है। इस तरह से एक स्पेशल वर्ड 1% कंपनी या ओपीसी जो है लिखा जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कंपनी में डायरेक्टर हुआ करते हैं। 1% कंपनी में नॉर्मली जर्नली 1 डायरेक्टर रहता है, सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन शेयर होल्डर रहेगा और एक ही पर्सन डायरेक्टर रहेगा।
बट ऐसे केस में अगर कंपनी चाहे एक से ज़्यादा डायरेक्टर को रखने में, वो अपने डायरेक्टर की संख्या 15 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टर की संख्या ज़्यादा होगी तो हमें मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। मीन्स टाइम टू टाइम हम डायरेक्टर मीटिंग करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही डायरेक्टर है, सिर्फ एक ही पर्सन है, तो किसी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ अगर हमारे पास एक ही है तो हमें किसी प्रकार की मीटिंग की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास डायरेक्टर जो एक से ज़्यादा हैं तो 1 पर्सन कंपनी का भी ऑब्लिगेशन है कि मीटिंग की जाएगी डायरेक्टर की ट्वाइस ए ईयर, साल के अंदर 2। The gap period between two meeting cannot be less than 19 days, और 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। अगर एक ही डायरेक्टर है तो इस प्रकार की कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन किससे मीटिंग करेगा भाई। 9th हमारे पास है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। 1 पर्सन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कॉलिंग एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर it is obligation that ordinary and special resolution to be passed AGM should be recorded in the minutes book। देखिए एक मिनट बुक क्या होता है, जहां पर भी कोई मीटिंग होती है उस मीटिंग के दौरान कौन कौन से डिसीजन लिए गए, क्या क्या किया गया, वो सारी बातें उस मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं और जो इसके ऊपर सिग्नेचर लिए जाते हैं जो भी ऑथोराइज पर्सन होता है। तो इस तरह से अगर एनुअल जनरल मीटिंग करना वैसे जरूरी नहीं है। हाउएवर इट इज ऑब्लिगेशन दैट ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास किया जाता है एजीएम मीटिंग के अंदर तो उसको रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है। इन मिनट बुक द सिग्नेचर ऑफ मेंबर अलोंग विद द डेट हैव टू बी देयर, यानी उस मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे डेट के साथ कि वो कब मीटिंग रखी गई थी, ये बात पहचान करने के लिए और पक्का करने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कि मैं बता चुका हूं, कंपनी जो होती है उसकी सक्सेशन परपेचुअल होती है। मींस परपेचुअल सक्सेशन रखता है, कंपनी लगातार चलेगी, यानी लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इस तरह से 1 पर्सन कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। इसलिए क्या होता है, हम एक नॉमिनेटेड पर्सन रखते हैं। यहाँ पर देखिए नॉमिनेटेड पर्सन होता है, अगर मेन मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनेटेड पर्सन ही इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। इस तरह से बिजनेस जो है वो खत्म नहीं होगा, वो हमेशा ही परपेचुअली चलता रहेगा। आगे हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी, जहां पर हम बात करें 1 पर्सन कंपनी की, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है मेंबर से। बट अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें या फिर हम पार्टनरशिप की बात भी करें तो दोनों में, सोल ट्रेडर के केस में भी और पार्टनरशिप के केस में भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि मेंबर जो है और कंपनी जो है, यानी शेयर होल्डर हैं और कंपनी जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। अगर कंपनी अपने नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होगी और शेयर होल्डर का इस पे कोई राइट नहीं होगा। The entity of the 1 person company is separate from and independent of its member. The company has assets on own name. कंपनी के पास खुद के नाम से एसेट होंगी और उनके सभी लीगल राइट जो है उनके ऊपर उनके पास होंगे। अगर कंपनी चाहती है किसी के ऊपर लीगली केस करना तो वो कर भी सकती है और कोई और पर्सन चाहे तो वो भी कर सकता है। ये थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ कंपनी। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कैसे बनाई जाएगी। 1 पर्सन कंपनी को बनाने के लिए हम कौन से स्टेप्स या कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास गिविंग सेपरेट नेम, एक अलग नाम 1 पर्सन कंपनी को दिया जाएगा और उस नाम के अंडर ही वो कंपनी अपना सारा काम करेगी और उस नाम की वजह से ही कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी। इस तरह से 1 पर्सन कंपनी जो है सबसे पहले अपना नाम डिसाइड करेगी। आगे सेकंड पॉइंट करने से पहले हम 4th पॉइंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए। जिस तरह से अदर कंपनीज होती हैं, हमारे पास प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, उनको भी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट पब्लिक कंपनी जो होती है उसको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं।
क्योंकि 1% कंपनी को किसी प्रकार का पब्लिकली शेयर इशू नहीं करना है, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, बट एक कंसेंट लेटर जो है वो इशू करती हैं जो नॉमिनेटेड पर्सन का, यानी एक मेन मेंबर की डेथ के बाद कौन नॉमिनी रहेगा, इस कंपनी को कौन चलाएगा। इस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 3 मेन डॉक्यूमेंट जो है। इसके अलावा एक कंसेंट लेटर जो नॉमिनी पर्सन का रहेगा वो हमारे रजिस्ट्रार को हम सबमिट करवाते हैं। तो अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी। नॉमिनी कौन पर्सन है? नॉमिनी वो पर्सन है जो मेन मेंबर की डेथ के बाद इस बिजनेस को चलाएगा, इस बिजनेस को रन करेगा। तो यहाँ पर हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो MOA है कंपनी का, उसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है नॉमिनेटेड पर्सन, यानी वो पर्सन जो इस फर्म को चलाएगा, इस कंपनी को चलाएगा। ए रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन शुड बी देयर ऑन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उस पर्सन की कंसेंट ली जाएगी, रिटर्न में ली जाएगी। इट इज सबमिटेड, और इसे सबमिट करवा दिया जाएगा हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में। किसके साथ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम AOA कहते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम MOA कहते हैं। और इसका पर्पस क्या रहता है? अपॉइंटमेंट करना नॉमिनी का। जिस तरह से अगर कंपनी कल को मेन मेंबर डेथ भी हो जाए तो कंपनी बंद ना हो, कंपनी लगातार चलती रहे। इसके बाद हमारे पास बीइंग 1% कंपनी विद द नेम, अंडर द नेम ऑफ द कंपनी 1% कंपनी, यानी नाम के पीछे लिखा जाना जरूरी है। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाना जरूरी था, पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक लिमिटेड यानी सिर्फ लिमिटेड लिखा जाना जरूरी है। उसी तरह 1% कंपनी के केस में यहाँ पर ब्रैकेट में 1% कंपनी लिखा जाना जरूरी है। और इसके बाद क्या होगा? लास्ट में हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार जो है कंपनी को एक सेटिस्फाई होने के बाद, यानी सारी चीज़ों पे अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, जो उसने फाइलिंग किया है, जो भी उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, उन सभी पे सेटिस्फाई होने के बाद जो कंपनी का रजिस्ट्रार है कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद 1% कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है। जहां पर हमारे पास प्राइवेट कंपनी भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना काम शुरू कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिलता है? पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करने के बाद। चलो हम पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम दोबारा से हम आते हैं 1% कंपनी में। 1% कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है और बिजनेस शुरू कर सकती है। इस तरह से 1% कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो 1% कंपनी के क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर हमारे पास सोल ट्रेडिंग बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, 1% कंपनी में हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी है। 1% कंपनी की सबसे बेसिक क्वालिटी यही है कि यहाँ पर जो मेंबर है 1 मेंबर है और उसकी लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है, अप टू हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अगर कल को बिजनेस डूब भी जाता है तो उस पर्सन को अपना पर्सनल पैसा यानी घर का पैसा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर बिजनेस के लायबिलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1% कंपनी के केस में एक पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू हिज इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड देखिए क्या है हमारे पास? गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जैसे आप थोड़ी देर पहले कर ही चुके हैं, जहां पर सोल प्रोप्राइटर था वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, रिस्क भी बहुत ज्यादा था, बट 1% कंपनी में ऐसा नहीं है। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कि वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। इससे उसकी गुड अल्टरनेटिव तो रहेगा ही, उसका रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो अब नहीं रहेगी। थर्ड है हमारे पास सोल शेयर होल्डर। 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है, तो जितना भी वो पैसा कमाता है, जो कुछ भी करता है, फायदे के लिए नुकसान के लिए, सारा क्रेडिट उस 1% को ही मिलता है। इस तरह से 1% कंपनी में सोल ओनर जैसा, अकेला मालिक जैसा, सारा कुछ मालिक जैसा फील होता है। उसके बाद सोल डायरेक्टर, अकेला ही पर्सन है तो डायरेक्टर भी अकेला ही होगा। 1% कंपनी के केस में डायरेक्टर भी अकेला ही होता है। ही हिमसेल्फ टेक ऑल द डिसीजन
विदाउट इंटरवेंशन ऑफ दी एनी पर्सन है, किसी की दखलंदाजी के बिना हर प्रकार का डिसीजन भी वही लेता है। जैसे उसे सोल प्रोप्राइटरशिप में फीलिंग होता था अकेला अकेला अपने आप का मालिक, इसी तरह 1% कंपनी के केस में भी अकेला अकेला अपने आप का मालिक फील होगा। मोर लॉजिकल, जिस तरह से 1% कंपनी जो है अब बनने के बाद वो ज्यादा लॉजिकल है। पहले लोग क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए इलीगल तरीके से यानी गलत तरीके से, गलत मीन के लिए अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते थे। बट अब क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी के बजाय 1% कंपनी में रजिस्टर करवाएंगे। इस तरह से वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। प्राइवेट कंपनी बनाने के बजाय 1% कंपनी बनाना ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। उसको वो सारे एडवांटेज जो प्राइवेट कंपनी के में मिलते थे वो सारे एडवांटेज 1% कंपनी में भी मिल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है। 6th है हमारे पास एंटरिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हमारा जो सोल ट्रेडर है, अकेला व्यापारी है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से वो सारी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, सारी बेनिफिट ले सकता है जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिए जा सकते हैं। अब हमारे पास हम कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी की क्या लिमिटेशन है? मोर फॉर्मेलिटीज। जहां सोल ट्रेडिंग बिजनेस में कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं थी, जब मैं चाहूं अपना बिजनेस खत्म करूंगा और जब मैं चाहूं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। बट 1% कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं तो यहाँ फॉर्मेलिटीज भी ज़्यादा होंगी। तो फॉर्मेलिटी जो है 1% कंपनी में वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है, लीगल हर्डल से गुजरना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो पहले सोल ट्रेडिंग हुआ करता था, अब वो 1% कंपनी हो गया है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि उसके पास पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए। जितने रिसोर्सेज पहले थे वो उतने ही रिसोर्सेज अब भी है, बस वो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, अब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पहले वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में था, अब वो कंपनी हो चुका है। बट जितना पैसा उस अकेले पर्सन ने पहले लगा रखा था उतना ही पैसा वो अभी भी लगाता है। बस यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटी बढ़ जाएंगी, उसका बर्डन भी थोड़ा बढ़ जाएगा लीगल फॉर्मेलिटी के चलते हुए। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो पहले था वो अब भी उतना ही बना रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक बेनिफिट जरूर मिलता है, पहले से लोग ज़्यादा विश्वास करने लग जाएंगे। हो सकता है आपको क्रेडिट जो है पहले से ज़्यादा मिल जाए, लोन भी जो है पहले से ज़्यादा मिल जाए। बट एक कंपनी के केस में यहाँ पर जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक सोल ट्रेडर जो पहले ले सकता था वो अब कंपनी के केस में भी उतना ही ले सकता है, उतनी क्रेडिट कैपेसिटी उसकी रहेगी। उसके बाद है हमारे पास अनबैलेंस डिसीजन। अब अनबैलेंस क्यों बोला गया? देखिए यहाँ पर ये रहता है कि जो एक सोल ट्रेडर था, कंपनी बनाने के बाद उसका दिमाग दुगना तो नहीं हो जाएगा, उसका दिमाग तो वही रहेगा। आज भी वो सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही शेयर होल्डर है, खुद ही मैनेजर है। जैसे सोल ट्रेडिंग बिजनेस में हुआ करता था वो सारे गुण कंपनी में भी एज इट इज हैं। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कंपनी बना लूंगा तो मेरा दिमाग तेज हो जाएगा। तो डिसीजन पहले भी हमारे पास अनबैलेंस्ड थे। सोल ट्रेडिंग बिजनेस से 1% कंपनी बनने के बाद भी हमारे जो डिसीजन रहेंगे वो अनबैलेंस्ड ही रहेंगे। ये थी आपकी 1% कंपनी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।